हेलो स्टूडेंट्स। अगर आपको 700 साल पहले का इंडिया देखना हो तो बेटा आप कैसे देखोगे? ना कैमरा था, ना गूगल मैप्स और ना ही फोटोग्राफ्स। लेकिन आपको पता है, कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स थे जो इंडिया आए। उन्होंने इंडिया में चीज़ों को देखा और अपनी राइटिंग्स में रिकॉर्ड किया। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उन्हीं ट्रैवलर्स के बारे में। आपके स्क्रीन पर जो फ़ोटो दिख रही है वो उसी ट्रैवलर्स में से एक ट्रैवलर की है और इन ट्रैवलर्स का नाम है इब्न बतूता। तो हम पढ़ने वाले हैं कि जब इब्न बतूता और फ्रैंकोइस बर्नियर इंडिया आए, उन्होंने इंडिया में कौन-कौन सी चीज़ें देखी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 थ्रू द आइज़ ऑफ ट्रैवलर्स। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ड्राइंग्स के साथ और एग्ज़ाम ओरिएंटेड इस चैप्टर को समझते हैं। देखिए, तो ये है हमारे इब्न बतूता जी। इसकी फ़ोटो देखिए, ये मैंने आपके लिए फ़ोटो लगाई है ना? अब स्टोरी समझते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ पर हमारे इब्न बतूता थे। इब्न बतूता जो थे, उन्होंने अपनी लाइफ में, आपको पता है क्या किया? अपनी लाइफ में उन्होंने एक ही बात बोली है कि अपनी लाइफ में उन्होंने 30 इयर्स सिर्फ ट्रैवलिंग करी है। 30 साल उन्होंने अपनी ज़िंदगी के सिर्फ ट्रैवलिंग करते हुए बिताए हैं। वो ट्रैवल करते रहते थे और क्यों करते थे? बिकॉज़ इनका मानना था कि जो हमारी बुक्स हैं, ये जो आपकी बुक्स हैं, ये हमें कोई पढ़ाई नहीं देती। ये बुक्स तो सिर्फ टाइम वेस्ट करती हैं। जो हमें एक्चुअली नॉलेज मिलती है वो कैसे मिलती है? पूरे वर्ल्ड को घूम घूम के। तो कैन यू बिलीव, इब्न बतूता ने अपनी लाइफ के 30 इयर्स सिर्फ ट्रैवलिंग की है। दैट्स वाई आपके इब्न बतूता को हम बोलते हैं ग्लोब ट्रॉटर। क्या बोलते हैं बेटा? हम इसे बोलते हैं ग्लोब ट्रॉटर। Because Ibn Battuta spends 30 years of life in their traveling, that's why he was known as Globetrotter. इतनी बात समझ आई? अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी में अब इब्न बतूता जो हैं, इतना घूम रहे थे, तो घूमते घूमते इन्हें लगा चलो इंडिया भी चलते हैं। और इंडिया के सिंध वाले इलाका, जो कि आपका पंजाब और सिंध वाला इलाका है, इब्न बतूता जी सिंध वाले इलाके में पहुंच गए। जब इब्न बतूता सिंध वाले इलाके में पहुंचे, तब इन्होंने सुना था कि दिल्ली में एक राजा सीट पे बैठा है। ये राजा हैं हमारे, जो सीट पे बैठे हैं। और उन राजा का नाम क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो ये राजा हैं जो सीट पे बैठे हैं। और जो राजा है ना, मोहम्मद बिन तुगलक बेटा, वो बहुत जेनरस हैं। मतलब इब्न बतूता ने सुना कि दिल्ली में जो राजा सीट पे बैठे हैं वो बहुत जेनरस हैं, बहुत अच्छे हैं और वो ज़रूर मुझे नौकरी देंगे। तो इब्न बतूता ने क्या किया? इब्न बतूता ने अपनी जितने भी पढ़ी लिखाई स्कॉलरशिप, जो भी उन्होंने अब तक लाइफ में पढ़ा था, जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स थे, जो भी उनकी फाइल्स थी, जो भी उनकी स्कॉलरशिप थी, वो सब कुछ दिल्ली के राजा को भेज दी। और दिल्ली के राजा भी खुश हो गए, हैप्पी, वाओ ये तो बहुत पढ़ा लिखा है। उन्हें लगा इब्न बतूता तो बहुत पढ़ा लिखा है। एक काम करते हैं, हम इब्न बतूता को कहाँ बुला लेते हैं? अपने साथ दिल्ली। और अपने साथ इसी तख्त पे साइड में उसे बुलाते हैं और इब्न बतूता को इसी तख्त पे बिठाते हैं और क्या बना देते हैं? दिल्ली में काजी। समझ आया? तो इसका मतलब इब्न बतूता अपने घर से निकले ट्रैवलिंग करते हुए। 30 इयर्स उन्होंने ट्रैवलिंग करी, इसलिए ही वॉज नोन एज ग्लोब ट्रॉटर। और उसके बाद वो पहुंच गए दिल्ली। और दिल्ली में पहुंचने के बाद उन्हें काजी की नौकरी मिल गई। चलिए, अब आपको थोड़ी सी बेस समझ आ गया। अब हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इब्न बतूता ने अपनी लाइफ में जिस बुक के बारे में लिखा है बेटा, उस बुक का नाम है रिहला। एमसीक्यू क्वेश्चन है, बोर्ड में ज़रूर पूछा जाता है। इब्न बतूता की बुक का नाम क्या है? रिहला। ये बुक उन्होंने 14th सेंचुरी में लिखी है। इब्न बतूता जो थे वो मोरक्को के ट्रैवलर थे, इस्लाम रिलीजन से बिलोंग करते थे और काफ़ी पढ़े लिखे लोग थे। ठीक है, इनकी फैमिली और ये खुद भी। तो इब्न बतूता 14th सेंचुरी में इंडिया आए, मोरक्को के रहने वाले ट्रैवलर थे, इस्लाम रिलीजन को मानते थे और इंडिया में आके कौन सी बुक लिखी? रिहला। तो ये अपनी स्टोरी है जो मैंने अभी आपको सुनाई। वो सिंध पहुँचे 1333 में। ठीक है, और 1333 में हमारे दिल्ली के राजा का नाम क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को उन्होंने स्कॉलरशिप भेजी, सब कुछ भेजी और राजा भी क्या हो गया? खुश। और उसने, जो मोहम्मद बिन तुगलक ने काजी अपॉइंट कर लिया इब्न बतूता को, है ना, और दिल्ली बुला दिया। अब हुआ क्या? काजी अपॉइंट बन गए, इब्न बतूता दिल्ली आके तो बैठ गए। बट आपको पता है,
जो राजा हैं और जो इब्न बतूता था, इनके बीच में हो गई मिसअंडरस्टैंडिंग और हो गई दोनों के बीच में लड़ाई। और राजा जी को आया गुस्सा और राजा ने इब्न बतूता को कहाँ डाल दिया? इब्न बतूता को डाल दिया जेल में। यस फ्रेंड्स, ऐसा हुआ है, इट्स नॉट अ जॉक। तो मतलब एक्चुअली में माना जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने इब्न बतूता को जेल में डाल दिया। बट फाइनली बाद में जब उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हुई तो राजा ने अपनी, मान सकते हैं कि मिस्टेक्स को एक्सेप्ट किया और फाइनली सुल्तान जो हमारे मोहम्मद बिन तुगलक हैं, उन्होंने इब्न बतूता को बोला कि आप अपनी दोबारा से इम्पेरियल सर्विसेज ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आपको इब्न बतूता की स्टोरी समझ आई होगी। इब्न बतूता मोरक्को से आए, इंडिया पहुँचे, दिल्ली के काजी बने और फाइनली जाके 30 ईयर्स अपनी लाइफ के उन्होंने स्पेंड किए और नोन हुआ उनका ग्लोब ट्रॉटर। और उनकी बुक का नाम क्या है बेटा? उनकी बुक का नाम है रिहला। अब देखिए, क्वेश्चन आता है इब्न बतूता ने कौन से एक्साइटमेंट वाली चीज़ें देखी? तो कैन यू बिलीव, इब्न बतूता जब इंडिया आए तो उन्होंने 3 चीज़ें ऐसी देखी बेटा जो उन्होंने कभी नहीं देखी थी। मीन्स ही सॉ, इब्न बतूता ने इंडिया आए और उन्होंने वो चीज़ें देखी और वो शॉक्ड हो गए। हैं, ऐसा भी कुछ होता है? यस फ्रेंड्स, ऐसा भी होता है। क्या देखा उन्होंने? उन्होंने देखा कोकोनट इन पान। ठीक है, कोकोनट, यस वही कोकोनट जो आप खाते हैं, नारियल, नारियल और पान। उन्होंने देखी दिल्ली की मार्केट्स और उन्होंने देखा यहाँ का कम्युनिकेशन सिस्टम। तो आप समझे होंगे इब्न बतूता ने कौन कौन सी चीज़ें देखी? कोकोनट एंड पान, दिल्ली की मार्केट्स और हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम। अब एक एक करके एक एक चीज़ पढ़ते हैं। इब्न बतूता इंडिया आए तो उन्होंने सबसे पहले देखा कोकोनट और पान, जो कि उन्होंने आज तक नहीं देखा था। दीज टू थिंग्स वे कम्प्लीटली अनफैमिलियर। जिस जगह से वो आए थे और इतना घूमते थे, उसके बावजूद भी ये 2 चीज़ें उन्होंने कभी देखी ही नहीं थी। और कैन यू बिलीव, उन्हें कोकोनट कैसा लगा था? मतलब आपका नारियल, नारियल ऐसा लगा था जैसे किसी ह्यूमन बॉडी का या ह्यूमन का स्कल होता है। तो इमेजिन कीजिए कि स्कल को उन्होंने कंपेयर किया, है ना। इब्न बतूता एंड इंडियन सिटीज़। अब इंडियन सिटीज़ में क्या देखा? तो इंडियन सिटीज़ में उन्होंने दिल्ली की मार्केट देखी थी, आपको पता है। और वो दिल्ली की मार्केट देख के इतना खुश हुए, उन्हें लगा इतनी स्पार्कल, इतनी अच्छी मार्केट, ऐसी मार्केट्स जहाँ पे इतनी सारे स्किल्स अगर आपके पास हैं तो आप कोई भी आइटम्स बेच सकते हो। उसने बोला ये मार्केट कभी कभार वॉर्स में डिस्टर्ब हो जाती होगी, बट ये मार्केट क्राउड से भरी हुई है ना, बहुत अच्छी मार्केट है। और कैन यू बिलीव, इब्न बतूता को एक और चीज़ लगी बेटा, और वो चीज़ क्या थी? इब्न बतूता ने डिस्क्राइब किया है कि आपकी दिल्ली जो है वो ग्रेट पॉपुलेशन के साथ है। आप सोचिए। और थर्ड चीज़ क्या थी? थर्ड था हमारे यहाँ का कम्युनिकेशन सिस्टम। यस फ्रेंड्स, तो देखिए, पहले उन्हें यहाँ पे देखा उन्होंने कोकोनट एंड पान। सेकंड चीज़ देखी उन्होंने क्या? सेकंड देखा हमारा दिल्ली, दिल्ली की इतनी बड़ी इंडियन सिटीज़, उसकी इतनी लार्जेस्ट पॉपुलेशन, वो देख के शॉक्ड हो गए। और थर्ड देखा यहाँ का कम्युनिकेशन सिस्टम। वो एक जर्नली बात कहते हैं कि यहाँ का पोस्टल सिस्टम इतना एफिशिएंट है, इतना एफिशिएंट है कि सिर्फ 50 डेज़ में दिल्ली से सिंध तक कोई भी पोस्टल सिस्टम, कोई भी इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से पहुंच जाती है। इसका मतलब यहाँ पे जो राजा के स्पाइस हैं, स्पाइस कौन होते हैं? मतलब यहाँ पे जो राजा के दूत हैं, जो सिपाही हैं, जो छुप के सारा काम करते हैं, वो इतनी स्पीड से काम करते हैं, गुप्तचर, कि वो सारी बातें बहुत जल्दी सुल्तान की एक से दूसरी जगह पे पहुँचा देते हैं। तो इब्न बतूता आपको समझ आया होगा। इब्न बतूता मोरक्को के ट्रैवलर थे। रिहला उन्होंने बुक लिखी। ही वॉज ऑल्सो नोन एज अ ग्लोब ट्रॉटर। और 3 चीज़ें देखी जिसे वो देख के अमेज्ड हो गए। और वो तीनों चीज़ें क्या थी बेटा? वो तीनों चीज़ें थी कोकोनट, पान, इंडियन सिटीज़ मतलब दिल्ली की मार्केट, और लास्ट में कम्युनिकेशन सिस्टम। यहीं पर इब्न बतूता ख़त्म होता है और हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को लेते हैं, जो है कौन? बताइए बताइए बताइए, इसकी फ़ोटो किसी ने देखी है आज तक? तो बेटा ये हैं हमारे थर्ड ट्रैवलर्स, जिनका नाम है फ्रैंकोइस बर्नियर। यस फ्रेंड्स,
फ्रैंकोइस बर्नियर, जिन्होंने बुक लिखी है ट्रैवल इन दी मुगल एम्पायर। देखिए ये फ्रैंकोइस बर्नियर है और इनकी बुक का नाम है ट्रैवल इन दी मुगल एम्पायर। आप ये सब चीज़ें एनसीईआरटी में से पढ़ेंगे तो अलग अलग पेज पे अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, पर आपके लिए सिंप्लिसिटी और ईजी बनाने के लिए हम ऐसी पीपीटीज बनाते हैं जहाँ पर आपको सारा कंटेंट मिल जाए। आई एम डैम श्योर अगर आप मेरे ही बनाए गए पीपीटीज और इस नोट्स में से लिखेंगे तब भी आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे अपने सीबीएसई एग्जाम्स में। अब हम स्टोरी शुरू करते हैं। अब ये फ्रैंकोइस बर्नियर कौन है? तो देखिए फ्रैंकोइस बर्नियर की भी एक छोटी सी स्टोरी है। ये हमारे फ्रैंकोइस बर्नियर है और ये भी टक 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 करके कहाँ आए? इंडिया आए। अब इनकी क्या बात है, ये कहाँ से आए हैं? तो आपको बता दें फ्रैंकोइस बर्नियर आए हैं हमारे फ्रांस से। ठीक है, ये हमारे फ्रांस से आए हैं। अब ये फ्रांस से आए हैं और इंडिया आए हैं, तो इन्होंने इंडिया आके क्या किया? तो बेटा फ्रैंकोइस बर्नियर ने इंडिया और में आके सिर्फ एक ही चीज़ करी है, और क्या? इंडिया और फ्रांस का कंपैरिजन। कैन यू बिलीव? ये पूरे टाइम सिर्फ इन दोनों के कंपैरिजन ही करते रहे। ये हमेशा इसी बात को लिखते रहे कि इंडिया तो बहुत वर्स्ट है, फ्रांस और यूरोप बहुत अच्छा है। अब इन्होंने इंडिया आए तो इंडिया में किया क्या? तो बेटा इंडिया में आके ये यहाँ पर जब मुगल्स थे तो उस समय ये इंडिया आए थे। कौन थे बेटा? तब मुगल्स थे। तभी देखिए इनकी बुक का नाम भी क्या है? ट्रैवलर इन दी मुगल एम्पायर। इसका मतलब जो हमारे फ्रैंकोइस बर्नियर थे उन्होंने कभी ट्रैवल किया जब हमारा मुगल एम्पायर था। तो मुगल एम्पायर में इन्होंने ट्रैवल किया और ट्रैवल करने के साथ साथ इन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर वुमेंस की कंडीशंस कैसी हैं, यहाँ पर प्राइवेट लैंड ओनरशिप की कंडीशंस कैसी है। इन टॉपिक्स पे इन्होंने बात की है जो हम अभी टॉपिक्स में आगे पढ़ते हैं। अब देखिए फ्रैंकोइस बर्नियर एक फ्रेंचमैन थे, ये एक डॉक्टर भी थे और ये यहाँ पे आके क्या करते थे? तो आपको बस एक लाइन याद रखनी है। फ्रैंकोइस बर्नियर मुगल कोर्ट में डॉक्टर की तरह, फिजिशियन की तरह इन्होंने काम किया। किसके अंडर काम किया? प्रिंस दारा सुखो के। अब प्रिंस दारा सुखो कौन था? तो प्रिंस दारा सुखो हमारा शाहजहां का बेटा था। तो फ्रैंकोइस बर्नियर एक डॉक्टर की तरह आए, फिजिशियन की तरह आए, प्रिंस दारा सुखो के अंदर काम किया। 12 साल तक ये इंडिया रहे। प्रिंस दारा सुखो शाहजहां का ही बेटा है। अब इन्होंने सबसे मेन चीज़ क्या की जो मैंने आपको अभी बताई? ही ऑलवेज कंपेयर ईस्ट एंड वेस्ट। बर्नियर इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स पे गए, हमारे ईस्टर्न मतलब इंडिया, वेस्टर्न मतलब फ्रांस, इनको कंपेयर करते रहे और अपनी जितनी भी राइटिंग से अपनी लिखी हुई सारी बातें, जो फ्रांस में बैठे था लुईस 14 जो वहाँ का किंग था, उसको सारी इन्फॉर्मेशन लिख लिख के भेजते रहे। मतलब उन्होंने लिखा कि इंडिया इतना वर्स्ट है, इंडिया में ये प्रॉब्लम है, इंडिया में ऐसी बातें हैं। वो सब चीज़ें बेटा इन्होंने फ्रांस के राजा लुईस 14 को लिख लिख के भेजी। मीन्स ही कंपेयर ईस्ट एंड वेस्ट। अब हम पढ़ते हैं इस क्लास का और इस पूरे चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन ऑफ लैंड ओनरशिप। अब ये क्या है मैडम? तो बेटा फ्रैंकोइस बर्नियर जब इंडिया आए तो इन्होंने ना लैंड ओनरशिप देखी। अब लैंड ओनरशिप क्या होती है आप समझिए। ज़मीन, ज़मीन किसके नाम पर है, मतलब ज़मीन किसने खरीदी हुई है, उसे बोलते हैं लैंड ओनरशिप। तो हमारे फ्रैंकोइस बर्नियर ने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो पेपर में आता है प्राइवेट ओनरशिप और क्राउन ओनरशिप पे कंटिन्यूस डिबेट किया है। किस पे डिबेट किया है बेटा? प्राइवेट ओनरशिप और क्राउन ओनरशिप। अब देखिए इसका मतलब क्या है, पहले इसे समझते हैं फिर रीड करेंगे। देखिए प्राइवेट मतलब है कि मेरी खुद की लैंड है, ये मेरी लैंड है खुद की पर्सनल। इस लैंड पे अब मैं खुद कल्टीवेट कर रही हूँ, तो लैंड को कल्टीवेट करने के लिए मैं इस लैंड पे अच्छे अच्छे रिसोर्सेज यूज़ करूँगी, इरिगेशन अच्छा बनाऊँगी, ट्रैक्टर खरीदूँगी, थ्रेशर खरीदूँगी और बहुत सारी ऐसी चीज़ों में पैसा लगाऊँगी जिससे कि मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़े। अब मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी इसका मतलब कि मेरे फूड ग्रेन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, फूड ग्रेन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं तो मार्केट में मैं फूड ग्रेन ज़्यादा बेचूंगी, मेरी इनकम बढ़ेगी। मेरी इनकम बढ़ेगी, फूड ग्रेन्स मार्केट में ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली पूरी कंट्री के लिए फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा? कंट्री में ना ही फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज होगी और मैं भी अमीर हो जाऊंगी और मैं भी अपने राजा को या अपनी गवर्नमेंट को टैक्स दूंगी। मतलब सब चीज़ें अच्छी, खुशहाल ज़िंदगी, है ना। अब बात करते हैं क्राउन ओनरशिप की। क्राउन ओनरशिप इंडिया में है, ठीक है।
अब ये लैंड है और मैं एक मजदूर हूँ, है ना, एक लेबर क्लास। जो राजा की ज़मीन, ये क्राउन लैंड है, ठीक है, मतलब राजा की ज़मीन है। क्राउन की लैंड पे मैं पूरे टाइम कल्टीवेशन कर रही हूँ और प्रोडक्शन अच्छा हो या बुरा हो, मुझे तो सिर्फ 5 किलो अनाज मिलेगा। तो अब सोचो, जब ये मेरी लैंड ही नहीं है, मुझे इस पे ज़्यादा प्रोडक्शन करके कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, तो वाई शुड आई वेस्ट माई एफर्ट्स मनी, है ना। मैं अपने एफर्ट्स, अपनी मनी क्यों वेस्ट करूँगी। ना इस लैंड पे मैं पैसा लगाऊंगी, ना इस लैंड के लिए मैं ट्रैक्टर खरीदूंगी, ना ही इस लैंड की प्रोडक्टिविटी के लिए मैं भी कोई ज़्यादा काम करूँगी। तो धीरे 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 ये लैंड अपनी प्रोडक्टिविटी लूज़ कर देगी। यहाँ पर प्रोडक्शन और कम हो जाएगा, मार्केट में फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज हो जाएगी, मेरी इनकम खुद कम हो जाएगी, मेरे को खुद पैसा नहीं मिलेगा और धीरे 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 इससे मेरे यहाँ पर खाने की कमी हो जाएगी, लैंड ख़राब हो जाएगी और हमारे यहाँ पर मतलब इंडिया में भूखमरी, फूड शॉर्टेज ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो बेटा हमारे फ्रैंकोइस बर्नियर ने इसी बात को लोगों को समझाया। समझाया क्या, बेसिकली अपनी बुक में लिखा। रिमाइंड करा देती हूँ, बुक का नाम था ट्रैवलर इन दी मुगल एम्पायर। उस बुक में इस क्वेश्चन को लिखा, द क्वेश्चन ऑफ लैंड ओनरशिप, कि इंडिया के लोग इतने होशियार हैं, वहाँ पे क्राउन ओनरशिप है, और फ्रांस के लोग इतने होशियार हैं कि वहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप है। अब चलिए एनसीईआरटी की लैंग्वेज समझते हैं। क्राउन ओनरशिप को बर्नियर कहते हैं। ये क्राउन ओनरशिप ऐसी ओनरशिप है जहाँ पे आपकी लैंड जो है, आप अपने चिल्ड्रन को ट्रांसफ़र नहीं कर रहे। अगर आप अपनी लैंड चिल्ड्रन को ट्रांसफ़र नहीं कर रहे तो आप उसके एक्सपेंशन के लिए, मतलब प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कभी भी कोई पैसा नहीं लगाएंगे, आप उसको कभी भी इम्प्रूव नहीं करेंगे। जबकि अगर प्राइवेट लैंड होगी तो आप वो सारे एफर्ट्स करेंगे जिससे कि आपकी लैंड इम्प्रूव हो सके। आप अपनी लैंड इम्प्रूव करेंगे, एग्रीकल्चर अच्छा होगा, पूरे देश का अच्छा। वो कहते हैं कि यहाँ पर कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो जाता है सारी सोसाइटी का, सारे सेक्शंस का। मतलब ना आप लैंड पे पैसा लगा रहे हैं, ना आप मनी लगा रहे हैं, पीसेंट्स भी गरीब, पूरी सोसाइटी की भी गरीब, रूलिंग क्लास भी, मतलब हर एक पर्सन क्या होता जा रहा है, प्रोडक्टिविटी लूज़ करता जा रहा है और जो बेचारा फार्मर है वो गरीब होता जा रहा है। बर्नियर ये तक कहते हैं कि जो इंडिया है बेटा, इंडिया में बहुत ही कम लोग रिच हैं, बहुत ही कम लोग पावरफुल हैं, काफ़ी स्मॉल मेजॉरिटी के लोग हैं जिनके पास पैसा है। इंडिया में बस दो ही लोग हैं, या तो पुअरेस्ट ऑफ पुअर या रिचेस्ट ऑफ रिचर, मतलब गरीब से गरीब और बिल्कुल अमीर से अमीर। तो गरीब से गरीब कौन है, बेचारे किसान, और अमीर कौन था, बस राजा। दो ही लोग हैं, तो सोचिए कोई मिडिल क्लास ही नहीं है, सिर्फ राजा है और गरीब फार्मर्स है। तो बर्नियर ने एक और लाइन बोली है जो आप ज़रूर एग्जाम्स में लिखना। बर्नियर ने इंडिया को बोला है क्या, इंडिया वाज द लैंड ऑफ बेगर्स, इट्स किंग वाज द किंग ऑफ बेगर्स एंड बारबेरियंस। मतलब इंडिया तो सिर्फ भिखारियों की ज़मीनें हैं, इंडिया में एक ऐसी लैंड है, या इंडिया में जो किंग है वो बेगर्स और बारबेरियंस का है। यहाँ की सिटी और टाउन्स बिल्कुल ही र्यून्ड हो चुकी है, यहाँ की एयर बिल्कुल कंटामिनेटेड हो चुकी है। ये मैं अपनी तरफ से कुछ पर्सनल नहीं बोल रही, अगर आप किसी को हर्ट हो तो आई एम सॉरी। ये सारी बातें बर्नियर्स ने बोली हैं और ये आपकी खुद की एनसीईआरटी बुक्स में भी ये इन्फॉर्मेशन गिवन है कि यहाँ पे जो फील्ड्स है वो बेकार है, एयर वो बेकार, पानी वो बेकार, यहाँ के लोग बिल्कुल किसी भी एफर्ट्स के नहीं हैं और यहाँ का राजा तो सिर्फ बेगर्स का ही किंग है। तो आप देखिए कैसे फ्रैंकोइस बर्नियर ने इंडिया को डिफ़ाइन किया। यहीं पे ख़त्म होते हैं फ्रैंकोइस बर्नियर, ठीक है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट के साथ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ मैंने आपको चैप्टर को कवर करने का कोशिश किया है। आज का लास्ट टॉपिक है हमारा वुमेन, स्लेव्स, सती और लेबर। अब इसे थोड़ा सा समझते हैं फिर आगे रीड करेंगे। अब ये वुमेन्स पे हम बात कर रहे हैं, देखिए वुमेन्स पे दो तरीके से बात हुई है। एक तो बेटा वुमेन की कंडीशन को लेके बोला गया है, दो लोगों ने बोला है। कौन से दो लोग, जो मैंने आज आपको पढ़ाए, इब्न बतूता और फ्रैंकोइस बर्नियर, दोनों ही आपको पढ़ाए हैं। इब्न बतूता ने बोला कि यहाँ पे जो वुमेन्स है ना, वो एज अ स्लेव्स मैंने मार्केट में सोल्ड होती देखी हैं। और जो फ्रैंकोइस बर्नियर है, पता है उन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि मैंने वुमेन्स को एज अ सती होते हुए देखा है।
तो देखिए, इब्न बतूता स्लेव्स और लेबर की बात कर रहे हैं कि वुमेन की कंडीशन इतनी ख़राब है कि वो स्लेव्स हैं, मतलब दास है, और ओपनली, दास मतलब एक नौकरानी टाइप ऑफ, और वो ओपनली दिल्ली की मार्केट में बिक रही है। और फ्रेंकोइस बर्नियर ने अपनी आंखों से इंडिया में सती होते हुए देखा वुमेन्स को। तो अब आप समझ जाएंगे, इब्न बतूता ने बोला है लेबर और स्लेव्स के लिए, फ्रेंकोइस बर्नियर ने बोला है आपके सती के लिए। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इब्न बतूता दिल्ली आए। दिल्ली में आपको पता है किससे मिले थे? सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। तो जब वो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक से मिले, उन्होंने खुद मोहम्मद बिन तुगलक को हॉर्सेस दिए, एलमेंट्स दिए, रेजन्स दिए, पर खुद उन्होंने दिल्ली की मार्केट में वुमेन्स को सोल्ड होते देखा। और इवन इब्न बतूता ये तक बताते हैं कि एक फेमस प्रीचर था जिसका नाम था नरसुद्दीन, वो खुद बताते हैं कि 100 स्लेव्स और इतना कॉइन्स और टका नसरुद्दीन को दिया तो वो भी खुश हो गए। मतलब आप समझ रहे हैं कि कितना ओपनली मार्केट में वुमेन्स को परचेज किया जा रहा है और सोल्ड किया जा रहा है। देखिए इन्होंने साफ लाइन लिखी है, सम फीमेल्स स्लेव्स परचेज की जाती थी और सुल्तान को दी जाती थी। क्यों? क्योंकि वो म्यूज़िक और डांस में बेटर थी। इब्न बतूता ने खुद, जिस टाइम मोहम्मद बिन तुगलक की सिस्टर की शादी थी, इब्न बतूता ने भी बैठ के कोर्ट में मज़े से फीमेल्स के डांस को देखा है। और ये वही फीमेल्स हैं जो ओपनली मार्केट्स में सोल्ड होती थी दिल्ली की, है ना। अब बात करते हैं किसकी? फ्रेंकोइस बर्नियर की। फ्रेंकोइस बर्नियर ने क्या देखा? तो फ्रेंकोइस बर्नियर ने सती होते हुए देखा। तो आप सोचो, एक बार की स्टोरी है, फ्रेंकोइस बर्नियर लाहौर घूमने गए और कैन यू बिलीव, लाहौर में अप्रॉक्स 12 साल की बेटी, मतलब एक गर्ल को फ्रेंकोइस बर्नियर ने जिंदा जलते हुए देखा, मतलब सती होते हुए देखा। मतलब फ्रेंकोइस बर्नियर ने बेटा ये डिस्क्राइब किया कि एक गर्ल जो अब तक अच्छे से अपना बचपन भी नहीं जी पाई, है ना, आपने क्या किया? आपने उसकी शादी भी कर दी, उसका पति भी मतलब मर गया, है ना, मतलब शादी भी हो गई, पति भी मर गया, विडो भी हो गई, और अब आप उसी पति के फ्यूनरल मतलब चिता पे उसको जिंदा जला रहे हो और इसका सेलिब्रेशन कर रहे हो। तो फ्रेंकोइस बर्नियर ने कमेंट किया वुमेन की वर्स्ट कंडीशन जो उस समय इंडिया में थी। इंडिया में वुमेन का चाइल्ड मैरिज, वुमेन को लेबर की तरह काम, वुमेन का सती, इन सब पर फ्रेंकोइस बढ़ते हैं। तो इसी टॉपिक के साथ आज हमारा चैप्टर यहाँ ओवर होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। आपके ही कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करते हैं ताकि मैं और वीडियोस बनाऊं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।